नमस्कार, आप देख रहे हैं ET नाउ स्वदेश और ये शो है आज का बाजार और मैं सृष्टि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का बाजार काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिला क्योंकि 5 दिन की लगातार गिरावट के बाद आज शुरुआत से ही थोड़ी उम्मीद जताई जा रही थी कि क्या पता आज पॉजिटिव दिन हो मार्केट्स में, क्योंकि काफी वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिले हैं हमें ये पूरे ही हफ्ते। बट आखिरी के 1 घंटे में हमने देखा कि बिकवाली हावी होते हुए नजर आई। हालांकि जो ग्लोबल क्यूज थे जैसे कि डाउ फ्यूचर्स सुबह से ही हम देखें तो वो हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे, बट कल है मंथली एक्सपायरी तो उसको लेकर भी हो सकता है कि बाजार में ये वॉलेटिलिटी देखने को मिली। पर किन लेवल्स पे इंडेक्स आज बंद होता हुआ नजर आया, कौन से ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स आज पूरे दिन एक्शन में देखने को मिले, ये सब पूरी जानकारी के लिए चलिए चलते हैं मेरी सहयोगी प्रियंका के पास। प्रियंका, किस तरीके का एक्शन हम देख सकते हैं आज सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक भी? जी बिल्कुल, देखिए बाजार जिन तरह से जिस लेवल के साथ ओपन हुआ था, थोड़े से गैप के साथ हम ओपन हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ द ग्लोबल क्यू। हमें डाउ फ्यूचर्स ऊपर दिखाई दे रहे थे, हालांकि मार्केट्स कल जरूर नीचे बंद हुई यूएस मार्केट्स, लेकिन आप जिन लेवल्स पर खुले थे यानी मार्केट जिन लेवल पर खुली थी उनसे राउंड अबाउट 70-80 ऑड पॉइंट्स नीचे जाके बंद हुई। लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के ही इंडेक्स लेवल्स देखें तो ये अपने मेजर सपोर्ट से ऊपर बंद हुई हैं, क्योंकि एक्सपायरी से पहले है और आज ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी थी, कोई ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहते थे वो रेस्ट, जिसके चलते हमने देखा। लेकिन निफ्टी 17,000 से ऊपर क्लोज हो रहा है और बैंक निफ्टी आपको 7,000 के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली 7,400 के आसपास क्लोज होते हुए बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। आज थ्रू आउट द सेक्टर्स जितने भी स्पेसेस तो उनमें एक अच्छी रिकवरी रीबाउंड सेशन देखने को मिला। सबसे टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपको रियलिटी पैक सबसे पहले दिखता है। ओबरॉय रियलिटी वाटर मूव एफएनओ का हाईएस्ट जिन काउंटर्स में सबसे ज्यादा मूव था उनमें से वन ऑफ द काउंटर्स था ओबरॉय रियलिटी, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज। क्लियरली रियलिटी पैक ने आज आउट परफॉर्म किया दूसरे स्पेस को। और इनफैक्ट अगर दूसरे स्पेसेस की बात करें तो पीएसयू बैंक वन साइडेड मूव आपको दिख रहा था, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक, बैंक ऑफ बड़ौदा इतनी स्ट्रॉन्ग मूव थी और आप अब भी देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ के साथ जरूर यहाँ बंद हुआ है। कमोडिटीज एक तीसरा टॉप गेनर सेक्टर आज का रहा, उसमें एल्यूमिनियम प्राइसेस के चलते आपने देखा हिंडाल्को, नाल्को वहां पर भी अच्छे मूव दिखे। इनफैक्ट ब्रेकआउट लेवल्स के पास नाल्को और हिंडाल्को, ये आप लास्ट के कुछ आधे घंटे में जब बाजार में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई तो उसके बाद हमने यहाँ से एक करेक्शन और एक थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल से करेक्शन देखी, लेकिन उसके अलावा थ्रू आउट इनमें एक अच्छी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली। एफएनओ स्टॉक्स की अगर बात करें यहाँ पर तो कौन से स्टॉक्स है जिन्होंने पूरी तरह से आज अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा, सस्टेन किया और इनफैक्ट मूव को बढ़ाई, उसमें सबसे पहला टॉप काउंटर आपका रहेगा सीजी कंज्यूमर। टाइटन की चलिए पहले बात करते हैं। टाइटन गोल्ड प्राइसेस, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर पर दिख रहा है तो हमें क्लियरली सेंटिमेंटल इफेक्ट आज को गोल्ड स्टॉक्स पर, गोल्ड लोन बेस्ड काउंटर्स पर भी, मन्नापुरम, मुथूट फाइनेंस, इन सब काउंटर्स पर भी देखने को मिला। तो टाइटन वन ऑफ द टॉप गेनर्स। के अलावा नाइका, एफएसएल आपको आज टॉप गेनर दिखा, वहाँ बड़ी ब्लॉक डील्स भी आई। इसके अलावा आपको दूसरे जो काउंटर्स है उसमें सीजी कंज्यूमर, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी एक्विजिशन की बटरफ्लाई गांधीमती में, उसके बाद हमने देखा मेजॉरिटी स्टेक लिया और सुबह से ही एक अच्छा मोमेंटम और 8% की तेजी के साथ आपको सीजी कंज्यूमर बंद होते हुए दिखाई दिया। बलरामपुर चीनी नेक्स्ट एफएनओ काउंटर रहा। शुगर स्पेस सारा दिन आपको बाजिंग दिखाई दी। ET नाउ की भी एक्सक्लूसिव थी जिसमें हमने क्लियरली बताया था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के 20% को टारगेट को लेकर शुगर स्टॉक्स के साथ, शुगर कंपनियों के साथ बैठक करेंगे पीएम, और उसके बाद आज थ्रू आउट आपने एक पॉजिटिव बस देखा। बलरामपुर चीनी आपको 2% की क्लोजिंग के साथ और ओपन अप थीम में आपको कई सारे काउंटर्स दिखे जिसमें ट्रेंड ने क्लियरली दिन भर अपने मोमेंटम को बनाए रखा और सस्टेन करा ये मूव को भी। तो एक रिकवरी लेड सेशन देखने को मिला, लेकिन यस अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को होल्ड करते हुए बाजार ने जो क्लोजिंग दी वो 17,000 के ऊपर दी और निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर आपको 7,400 के आसपास आज की क्लोजिंग रही। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रियंका ये पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो भले ही इंडेक्स इतना सपोर्टिव नहीं रहा, आखिरी 1 घंटे में कुछ बिकवाली जरूर हमें देखने को मिली, पर कई सारे सेक्टर्स है जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर, शुगर सेक्टर, वहीं कुछ कंज्यूमर स्टॉक्स भी जहां पे आज अच्छी मजबूती या कह सकते हैं एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कल का एक्शन देखना काफी अहम होगा क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एनएससी के को लोकेशन केस से एक बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई की जांच चल रही है, किन अधिकारियों से उन्होंने पूछताछ की और किन पर केस दर्ज किया, ये पूरी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर बताइए। जी हाँ, सीबीआई ने एनएससी को लोकेशन मामले में आज फिर से पूछताछ की है और इस बार जो पूछताछ हुई है वो हमारे सूत्रों के मुताबिक जो आईटी डिपार्टमेंट के मेंबर्स थे एनएससी आईटी के, उनसे
पूछताछ हुई है। इसमें फॉर्मर एमडी एन मुरलीधरन भी शामिल हैं और बाकी ऑफिशियल से भी पुनः पूछताछ की गई है। और मामला चूँकि ऑलरेडी सीबीआई ने पहले ही एफआईआर दायर कर दी थी 2018 में को लोकेशन केस में, बट जब से जो सेबी का ऑर्डर आया है 11 फरवरी का, जिसमें चित्रा रामकृष्णन, आनंद सुब्रमण्यन, रवि नारायण और बाकी मेंबर्स पर पेनल्टी चार्ज की गई थी और फ्रेश चार्जेस भी लगाए थे कि उन्होंने जो प्रोसेसेस थे वो फॉलो नहीं किए और किसी आउटसाइडर के साथ डेटा भी शेयर हुआ है। तो अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है। आपको याद होगा सीबीआई ने थर्सडे और फ्राइडे को चित्रा रामकृष्णन को क्वेश्चन किया था और उसके बाद आनंद सुब्रमण्यन की भी क्वेश्चनिंग जो है वो मंडे को हुई है। तो चूंकि एफआईआर पहले ही दायर हो चुकी है, तो अब आइडिया ये है कि फ्रेश जो चार्जेस हैं उनको इंक्लूड किया जाए, वो सारे दायरे भी चेक किए जाए जो पहले चेक नहीं हुए थे, और मे भी एक फ्रेश एफआईआर फाइल की जाए। धन्यवाद अंकुर, ये पूरी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। इस मामले से जुड़ी और भी जो जानकारी आएगी वो हम समय समय पर दर्शकों के सामने यानी आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां पे केंद्र सरकार ने 2024 तक देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट खोलने का लक्ष्य रखा है। इचिना स्वदेश को मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए राज्यों के साथ जमीन और बिजली समेत जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। बट इस पे पूरी जानकारी के लिए आइए चलते हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित के पास, जो कि अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए। जी बिल्कुल, भारत में चिप या सेमीकंडक्टर को बनाना ये सरकार के टॉप एजेंडे में शामिल है। यही वजह है कि जो सरकार ने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, मसलन कि साल 2024 तक भारत में कम से कम पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट वो स्थापित किया जा सके। यही नहीं, अगले 3 से 4 सालों में 5 से 10 कंपनियां भारत में वो चिप बनाए, सेमीकंडक्टर बनाए भारत में। तो इस तरीके के ऊंचे लक्ष्य सरकार ने अपने लिए निर्धारित किए हैं और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार ने कई कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। मसलन पीएलआई स्कीम की घोषणा की जा चुकी है, जबकि इसी दिशा में सोमवार को एक अहम बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ने की है। इस बैठक में कॉमर्स मिनिस्टर भी शामिल थे, डीपीआईटी के अधिकारी, नीति आयोग के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहे। एजेंडा यही था कि किस तरीके से एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जिसमें राज्यों की सहभागिता के साथ में जो सरकार के बड़े लक्ष्य हैं, यानी कि भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना, इसको जल्द हासिल किया जा सके। सूत्र ये बता रहे हैं कि राज्यों से ये उम्मीद की जाएगी, उन्हें उत्साहित किया जाएगा कि वो आगे आए और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुहैया कराएं। मसलन जमीन है, अनइंटरप्टेड पावर है, बिजली की आपूर्ति सही हो, जो लेबर लॉज हैं राज्यों में वो भी काफी माकूल हों। इसके अलावा जो इंसेंटिव्स राज्य देते हैं वो भी काफी पॉजिटिव हों, ताकि राज्यों को इसका फायदा मिले। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर उनके राज्य में आती हैं तो उसका एक बड़ा आर्थिक फायदा राज्यों को भी मिलेगा। जबकि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनसे उम्मीद है कि वो जो बेस्ट टैलेंट है वो इसके लिए मुहैया कराएंगे और ट्रेनिंग भी वो अपने स्तर पे देंगे। तो इस तरीके का फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए डीपीआईटी और नीति आयोग से कहा गया है। लेकिन हमें पता है कि हाल ही में पीएलआई स्कीम के तहत सरकार को 5 आवेदन हासिल हुए जो चिप और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, जिसकी निवेश राशि तकरीबन $20.5 बिलियन है। तो सरकार को एक अच्छी शुरुआत मिल गई है और इसी शुरुआत पे सरकार को लगता है कि वो कई कदम आगे जा करके जो ऊंचे लक्ष्य है उसको हासिल कर पाएगी। धन्यवाद समीर, ये पूरी डिटेल्स के लिए। पर चलिए मार्केट की तरफ फिर से रुख कर लेते हैं और इस वॉलेटाइल माहौल के बीच में ना ही सिर्फ दिग्गज पर कई सारी स्मॉल और मिड कैप नेम्स हैं जहां पे काफी गिरावट देखने को मिली है और वो भी इस उतार चढ़ाव में शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए स्मॉल कैप शेयरों के लिए, जिसपे दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा के मुताबिक जो स्मॉल कैप हैं वहां पे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही शामिल हैं। इसीलिए उन्होंने निवेशकों को स्मॉल कैप में बहुत ध्यान से निवेश करने की सलाह दी है। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है। देखिए, आपने हाल ही में एक बात कही कि इंडियन इन्वेस्टर्स ने अपने माइंड में एक मेटावर्स काइंड ऑफ एक फिनोमेना बना रखा है और लास्ट 2.5-3 साल से ये समझते थे कि सिर्फ बाजार ऊपर ही जाता है और इस माहौल में एक रियलिटी चेक हो रहा है। एट द सेम टाइम आपने ये भी कहा कि बाजार में हम आते हैं रिस्क को खरीदने के लिए। तो आप अगर एक्सप्लेन कर सकें कि इन्वेस्टर्स को या तो खुद के एक्सपीरियंस से या साइड में बैठ के जो हो रहा है उसको देखते देखते इस करेक्शन से क्या सीखना चाहिए? इस करेक्शन से अजय
इन्वेस्टर्स को ये सीखना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट और जो ये चीजें हम भूल जाते हैं जब आसान हो जाती हैं, मार्केट आसान हो जाता है, तो यूजुअली हम कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, हम निश्चिंत हो जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ भी कर ले पैसे बन ही जाएंगे। जैसे कि मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में था और एक मेरे फ्रेंड की बेटी आई मेरे से मिलने, और वो करीब मेरे ख्याल 25-27 साल की है और उनको स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है। और मैंने कहा कि ठीक है, आप स्टार्ट करिए, CFA का कोर्स करिए, जो जितने साल लगते हैं उसमें, और उसके साथ साथ आप काफी सारा अध्ययन करिए। मैंने उनको 50 किताबों का लिस्ट दिया और कहा कि कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं इन द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। इंडियन वालों में उतना मोल नहीं है, लेकिन विदेश में काफी अच्छे कोर्सेज है। तो ये सारी चीज करो, फिर हम 2 साल के बाद बात करेंगे कि आप कहाँ पहुंचे इस जर्नी में। उन्होंने कहा कि सर आप कैसी बात कर रहे हो सर, मेरे तो सारे फ्रेंड्स कहते हैं ये तो मतलब 15-20 मिनट में समझ में आती है चीज कि है क्या मार्केट में, थोड़े बहुत चार्ट देख लो, एक आध दो रेशियो देख लो, हो गया। तो ये बात थी सितंबर-अक्टूबर की। आई एम श्योर मैंने उनसे बात नहीं की उसके बाद, लेकिन आई एम श्योर हर व्यू वुड हैव चेंज ऑन व्हाट इन्वेस्टिंग रियली इज। तो ये जो एक ट्यूशन फी देना पड़ रहा है बाजार को इन जैसे इन्वेस्टर्स और कई जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, वो बहुत वैल्यूएबल है। ये मार्केट में इस तरह के ट्यूशन फी दे के ही आपको बातें समझ में आएंगी, क्योंकि आप साइडलाइंस पे बैठ के और अगर सिर्फ मार्केट को आप देख रहे हैं दूर से, तो आप वो जो एक आपके अंदर यूफोरिया, हिस्टीरिया, उत्तेजना, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, ये इमोशंस आप नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो आज जो हो रहा है वो बहुत वैल्यूएबल लेसन है। हमने तो कई साल देखे हैं, कई दशक देखे हैं, इन यंगस्टर्स को अब ये पहली बार नजर आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो इनसे इस लेसन से, ये एक हार्ड टीचर है मार्केट, ये हार्ड लेसन्स लेके निकलेंगे, वो आगे 5, 10, 25 सालों में आपके चैनल पर आएंगे और अपने इस एक्सपीरियंस को बयां करेंगे कि कितना सीखा हमने ये 2022 की जो बिगनिंग की जो फॉल हुई है। जी बिल्कुल सही कहा शंकर आपने। और ये 7-8 करोड़ नए डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, इसमें बहुत सारे लोग नए हैं लास्ट 2-3 साल में। तो उनको इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट इस हर्ट भी अगर हुए तो आपने जैसा कहा, इस वैल्यूएबल लेसन को सीख के यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। एक बात पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा शंकर, कि हालांकि बाजार करेक्ट हुआ है 10-12-15%, डिपेंड्स ऑन विच इंडेक्स यू आर लुकिंग एट, साइड मार्केट ज़्यादा, लेकिन लास्ट 1 साल में जो कंज्यूमर टेक नाम की एक नई श्रेणी स्टॉक्स की आई है, वो 50-60% करेक्ट हो गई है। उसमें अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन नंबर्स भी थे, बहुत बात हुई थी उसके बारे में, और बोला जा रहा था कि ये एक नई क्रॉप बन रही है और ये इंडेक्स से भी आएगी, ये बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगी, जो अभी भी पॉसिबल हो सकता है आगे आने वाले सालों में। लेकिन जो ये आर्ग्यूमेंट आया है, आप इस आर्ग्यूमेंट के किस तरफ हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं इन्वेस्टर मनी से और एक ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं रिटेन्ड अर्निंग्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम में, और बाजार उन दोनों को कैसे वैल्यू करता है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सो कॉल्ड न्यू एज कंपनियां हैं, इनमें बारिंग एक आध दो हैं, बाकी जो सारी चीजें, सारी शेयर होल्डिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के पास है, एज वी नो। और जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी मानसिकता, उनकी धारणा, उनकी सोच बिल्कुल अलग है एक प्रमोटर ड्रिवन कंपनी से। बिकॉज देखिए साहब, प्रमोटर हिंदुस्तान में कम से कम कंपनी के साथ पैदा होता है, कंपनी के साथ जीता है और कंपनी के साथ ही मरता है, अनलेस कि वो कंपनी लिक्विडेट हो जाए या इन द रेयर केस M&A होके वो कंपनी सारी बिक जाए। अभी भी फुल एग्जिट्स बहुत कम होते हैं इंडिया में, अनलाइक यूएसए। तो यहाँ तो उसको मालूम है कि मुझे इसके साथ ही रहना है। देयरफॉर आई एम नॉट सेइंग इन ऑल केसेस, बट तो ये थे बाजार के दिग्गज शंकर शर्मा, जहां पे उनका कहना था कि जितने भी नए निवेशक हैं, इस बाजार के उतार चढ़ाव में कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके चलते उनको ट्यूशन फीस देनी पड़ रही है। तो कोई भी आप निवेश लें, पूरी सोच समझ और पढ़ाई लिखाई के साथ ही अपने पैसे वहां पे लगाएं। पर चलिए, इसी के साथ शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। पर देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें जानने के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।